नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ आपको ऐसी ही डरावनी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई हॉरर कहानी है और आपको लगता है कि वो कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना स्टोरी हमें भेज सकते हैं और अपना नाम और आप कहाँ से हो ये भी ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव उगरियावास में रहने वाले एक लड़के की है जो पेशे से किसान है। उसका नाम जितेंद्र है। और दोस्तों, आज की ये कहानी आप जितेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने वाले हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र प्रजापत है और मैं राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित एक छोटे से गांव उगरियावास का रहने वाला हूँ और मैं एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले की है, जब मैं ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट सीख रहा था और साथ ही घर के कामों में मदद भी किया करता था। चूँकि मेरे पिताजी किसान थे तो मैं भी उनके साथ खेतों में काम में हाथ बंटा दिया करता था। और जब ये डरावनी घटना मेरे साथ घटी थी, उस समय मैं खेत में ही काम कर रहा था। दरअसल उन दिनों रात के 10:30 बजे ही खेतों में ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली आती थी, जिसकी वजह से हम लोगों को रात के अंधेरे में ही अपने खेतों में पानी देने जाना पड़ता था। और इस बार हमने अपने खेतों में गन्ने की बुआई की थी, जिसे टाइम टू टाइम पानी देना आवश्यक होता है। और उस दिन भी जब रात के 10:30 बजते ही लाइट आती है तो मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, तुम खेतों में जाकर पानी देना शुरू कर दो, मुझे दूसरे खेतों को भी जाकर देखना है कि कहीं कोई जानवर तो खेतों में नहीं घुस आया है। जब मैं उधर से आ जाऊंगा तो तुम घर वापस आकर आराम से सो जाना, फिर मैं बचे खेतों में पानी दे दूंगा। मैंने पिताजी से कहा, ठीक है, मैं पानी देने चला जाता हूँ। मैंने घर से अपनी टॉर्च और फावड़ा उठाया और रात के घने अंधेरे में खेत की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, मेरे घर से मेरे खेत पर जाने में यही लगभग 15 मिनट का समय लगता था और मेरा घर गांव के सबसे अंतिम छोर पर था और मेरा खेत गांव के दूसरे छोर पर था। अब मैं अकेले ही गांव के गलियारों से होते हुए अपने गांव को पार करके खेतों में पहुंच चुका था और खेतों के छोटे पगडंडियों पर चलकर अपने खेत की तरफ जा रहा था। अभी मैं पगडंडी पर होकर जा ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि मानो कोई मेरे साथ साथ पीछे पीछे चल रहा हो। मैं एकदम से रुक गया और अपने पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां पर मेरे अलावा दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। मैंने अपने मन में ही सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। मैं फिर आगे मुड़ा और अपने खेत के लिए जाने लगा। अभी मैं कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ा हो। मैंने झट से अपने टॉर्च की लाइट अपने पैरों पर मारी, लेकिन मेरे पैरों के पास कुछ भी नहीं था। दरअसल उस रात मैं चप्पल पहना हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ये अच्छी तरह याद है कि वो स्पर्श किसी के हाथ का था। पर मुझे क्या पता था कि उस रात मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी वजह से मेरी दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदलने वाला था। खैर, मुझे उस वक्त भी यही लगा कि शायद हवा की वजह से गेहूं के पेड़ मेरे पैरों से आकर लगे होंगे, और ये सोचकर मैं आगे बढ़ गया। इसके बाद मैं अपने खेत पर पहुंच गया और ट्यूबवेल चालू करके गन्ने की सिंचाई करने में व्यस्त हो गया। जब मुझे सिंचाई करते हुए कुछ टाइम हो गया तब मुझे ऐसा लगता है कि पानी का रंग कुछ लाल लाल जैसा है, और जब मैंने अपनी टॉर्च जलाकर पानी को गौर से देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि पानी का रंग पूरी तरह से खून जैसा लाल हो रखा है, और जब मैं ट्यूबवेल के पास चेक करने गया तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल जब मैं शुरू में ट्यूबवेल चालू करने गया था तो उस समय वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब जब मैंने आकर देखा तो जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ पर 8-10 बिल्लियाँ मरी हुई पड़ी थीं और उनके पेट बीच में से आधे कटे हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके मांस को नोच नोच कर खाया हो। ये नज़ारा देखकर मैं बेहद डर चुका था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहाँ थोड़ी देर और रुक पाऊँ, पर मैंने सोचा कि थोड़ी देर की बात है, पिताजी आते ही होंगे, तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। और मैंने सोचा कि इन सारी बिल्लियों को उठाकर साइड में फेंक देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उन बिल्लियों को उठाने गया
पता नहीं कैसे वो सारी बिल्लियां अचानक से जिंदा हो गईं। उन बिल्लियों के आधे पेट कटे और उसके पेट से खून बहते रहने के बावजूद भी वो सारी बिल्लियां उठीं और वहां लगे गन्ने के खेतों में भाग गईं। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। अब मेरी हिम्मत पीछे मुड़कर देखने की नहीं हो रही थी, पर मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, पर उस बार भी पीछे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं आगे की ओर मुड़ा ही था कि तभी मेरी नज़र मेरे बगल वाले खेत पर गई। मैंने देखा कि एक आदमी वहां खड़ा था और बार बार कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। पहले तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, पर थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने उसे आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? मेरे एक दो बार आवाज़ लगाने पर भी जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने अपनी टॉर्च को जलाया और उसका फ्लैश उसकी तरफ कर दिया। जब मैंने टॉर्च की लाइट उसकी तरफ किया तब मुझे पता चला कि वहाँ जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पड़ोस के दिनेश अंकल थे, जिनका घर मेरे घर के बगल में ही था। अब मेरे अंदर का जो डर था वो मानो खत्म ही हो गया था अपने पड़ोस के चाचा को देखकर। अब वो मेरे पास आ चुका था और आते ही वो मुझसे कहते हैं, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनसे कहा कि ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप इतनी रात को आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसने एक धीमी और गहरी आवाज़ में कहा, मैं तो यहीं रहता हूँ, यही मेरा घर है और आज के बाद तुम भी यहीं रहोगे। इस बार उसके चेहरे पर एक बेहद ही गहरी और डरावनी मुस्कान थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? तभी उसने कहा, वही जो होने वाला है, और अगर तुमको पता होता कि मैं कौन हूं तो तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं करते। अब मेरे मन में उसके द्वारा कही गई बातें खटकने लगी, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं दिनेश चाचा स्वभाव से काफ़ी अच्छे थे और वो खुश मिजाज टाइप के इंसान थे और वो कभी भी ऐसी गंभीर बातें नहीं करते थे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र उनके पैरों के ऊपर गई और जब मैंने गौर से उनके पैरों को देखा तो मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि उसके दोनों पैर उल्टे थे, मतलब उनके पैरों की एड़ियाँ आगे की ओर थीं और उंगलियाँ पीछे की ओर थीं। ये सब कुछ देखकर अब मैं बेहद डर चुका था और मुझे ये समझ आ चुका था कि जिसे मैं अभी तक अपने पड़ोस के दिनेश चाचा समझ रहा था, दरअसल वो एक छलावा या कोई नरपिशाच है जो मुझे अपने चंगुल में फंसाने के लिए मेरे चाचा का रूप लेकर आया है। और आज इसने मुझे अकेला पाकर मेरा शिकार करने आया है और शायद ही आज मैं जिंदा बचूंगा। लेकिन तभी पता नहीं अचानक वो सारे बिल्ली कहाँ से आ गए और आकर उस नरपिशाच के पास खड़े हो गए जो मेरे अंकल के रूप में था। लेकिन अभी तक उन सारे बिल्लियों के पेट कटे हुए थे और उनके पेट से बिना रुके खून बह रहा था। अब मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये शैतानी शक्ति मेरे ऊपर हमला करे, मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना पड़ेगा और भागना भी इतना तेज पड़ेगा कि ये मुझे पकड़ ना पाए। ये सब सोचकर मैं अभी वहाँ से भागने के लिए तैयार ही हुआ था कि तभी वो नरपिशाच जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यहाँ से भागने की सोच रहे हो? लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ अब इतनी भयानक हो चुकी थी कि कोई इंसान सुन ले तो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाए। अब मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी और वहाँ से भागने लगा। मुझे भागते देख उस नरपिशाच ने जोर की चीख मारी और मुझे पकड़ने के लिए मेरा पीछा करने लगा। अभी मैं कुछ दूर ही आगे पहुंचा था कि तभी मैंने देखा वो नरपिशाच या जो कोई भी था बिल्कुल मेरे सामने ही कुछ दूरी पर खड़ा था। उसे देखते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो गई और तभी मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं मुंह के बल उस पगडंडी पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से मेरे नाक में काफ़ी चोट आई थी और मेरे नाक से काफ़ी खून भी निकलने लग गया था। अब वो पिशाच बिल्कुल मेरे पास आ चुका था, पर इस बार उसका चेहरा बेहद डरावना हो चुका था। आंखें सफ़ेद और चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा और काला हो चुका था। उसने हंसते हुए बेहद ही डरावनी आवाज़ में कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच जाओगे? और तभी उस शैतान ने मेरा एक पैर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए वहीं लेकर जाने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसने मेरे गर्दन को जोर से पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया और मेरे नाक से निकलते हुए खून को देखकर मुस्कुराने लगा और निकलते हुए खून को अपनी जीभ से चाटने लगा।
जब वो मेरे खून को चाट रहा था तब उसके मुंह से इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो मैं वहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। दोस्तों, उस समय मैं जो महसूस कर रहा था उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है और दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था जिसे मैं अपनी सहायता के लिए आवाज लगा सकूं। मैं मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगा और हनुमान चालीसा का एक श्लोक, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे, इस श्लोक को मन ही मन दोहराने लगा। तभी मैंने देखा कि वो अब कुछ अजीब सी हरकत करने लगा है। वो अपने दाएं बाएं देखने लगा, लेकिन तभी उसने एक जोर की सांस ली और मेरे दाएं पैर के ऊपर एक जोर की लात मारी, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। मेरे नीचे गिरते ही वो मेरे ऊपर उछल कर बैठ जाता है और जोर से मेरा गला दबाने लगता है, लेकिन अब भी मैं अपने मन में हनुमान जी का नाम बिना रुके लिए ही जा रहा था, क्योंकि मुझे उस पिशाच से बचने का केवल यही रास्ता दिखाई दे रहा था। उस वक्त वो मेरे गले को बहुत जोर से दबा रहा था, जिसकी वजह से मेरा सांस रुकने लग गया था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया था। पर तभी किसी ने, जो मैं अपने साथ फावड़ा लेकर आया था, उसी फावड़े से उस पिशाच के सिर पर दे मारा। जब वो फावड़ा उसके सिर पर लगा तो इतनी जोर की आवाज हुई कि जैसे वो फावड़ा किसी पत्थर से टकराया हो। इसके बाद वो मेरे गर्दन को छोड़ देता है और अपने सिर को पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मेरे साइड में गिर जाता है। जब वो गिरा तो गिरते ही वहां से गायब हो जाता है। जब मैंने अपने सामने देखा तो मेरे सामने मेरे पिताजी अपने हाथ में फावड़ा लिए खड़े थे। तभी मेरे पिताजी मुझे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, जितेंद्र, चल यहां से जल्दी। मैं जैसे तैसे उठा और अपने पिताजी के साथ वहां से भागने लगा। पर उस छलावे ने जो मेरे पैर पर लात मारी थी उसकी वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी मैं जैसे तैसे भागे जा रहा था। वहां से भागते हुए रास्ते में मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आखिर वो कौन था? पर वो मुझसे कहते हैं, पहले तू घर चल, तुझे सब बताता हूं। जब हम घर पहुंचे तो पापा ने सबसे पहले घर का मेन गेट बंद किया, फिर मेरी माँ को आवाज दी। जब मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो उनके तो होश उड़ गए। फिर मेरे पिताजी खुद मेरे लिए पानी लाए और मुझे पीने को दिया। जब मैंने पानी पिया तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। उसके बाद मैंने वो सारी घटना अपने पिताजी को बताई। तब मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि जब तुम केवल 6 महीने के थे, ये बात तब की है। हमारे गांव के ही रमेश काका ने अभी जहां पर अपना खेत है, उस समय वहां पर एक पेड़ हुआ करता था। उसी पेड़ में फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया था। और आज जिससे तुम्हारा सामना हुआ था वो रमेश काका ही थे। और अगर आज मैं समय पर वहां नहीं पहुंचा होता तो शायद आज तुम जिंदा नहीं बचते। दोस्तों, इस घटना को हुए लगभग 8 साल बीत चुके हैं और आज मैं जयपुर में ही एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर वेब डेवलपर के पोस्ट पर काम कर रहा हूं। पर आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो अभी भी मुझे पसीना आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी भी कहीं से मुझे ही देख रहा हो। वो कहते हैं कि उस रात जो उन्होंने देखा वो सिर्फ छलावा नहीं था, वो एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई नहीं समझ सकता। और शायद वो शक्ति आज भी उस रास्ते पर घूमती है, एक नए शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, जब भी रात में अकेले निकलें, ध्यान रखें कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो हमें देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। और हो सकता है कि अगली बारी आपकी हो। ध्यान से चलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।